Students, good morning and welcome to Bind EduTech. Today I am going to explain about the lesson Indigo, chapter 5 from the book Flamingo का जो 5th लेसन है इंडिगो। आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे जो लुईस फिशर की एक बायोग्राफी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंडिगो का शाब्दिक अर्थ को देखें तो इंडिगो का शाब्दिक अर्थ होता है, लिटररी मीनिंग इसका लिटरली मीन्स नील, जो एक कलर होता है नील, जो हम लोग मार्केट में उजाला, रॉबिन के नाम से बहुत सारे ब्रांड से आते हैं। अब सबसे पहले हम लोग देखें कि इसका टाइटल इंडिगो क्यों रखा गया। आज जो हम लोग नील यूज करते हैं दैट इज द गिफ्ट ऑफ जर्मनी, ये जर्मनी की गिफ्ट है। जर्मनी ने ही सबसे पहले सिंथेटिक इंडिगो का आविष्कार किया था। इससे पहले नील की खेती होती थी, नेचुरल नील होते थे, और पूरी दुनिया में अंग्रेज जो थे वो नील के एकमात्र व्यापारी थे। उनकी नील के व्यापार पर मोनोपोली दैट मीन्स एकाधिकार थी, और इंटरनेशनल मार्केट में वो जितना चाहते थे उसकी उतनी कीमत वो वसूलते थे। और इसकी मुख्यतः खेती होती थी बिहार का चंपारण, बिहार का चंपारण उस समय डिस्ट्रिक्ट था चंपारण। अंग्रेज का शासन था और अंग्रेज पूरे उन किसानों को कुल कृषि योग्य भूमि के 3/20 हिस्से पर कंपेल करते थे। 3/20 अगर इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 15%। कुल कृषि योग्य भूमि के 3/20 हिस्से पर किसानों को नील उपजाना पड़ता था, और नील के उस फसल को, इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट को दे हैड टू सरेंडर एज रेंट, लगान के रूप में अंग्रेजों को दे देना पड़ता था। कोई भी किसान नील की खेती करना नहीं चाहता था, क्योंकि एक बार जिस खेत में नील उपजा वो वर्षों के लिए कन्वर्टेड इनटू बैरन लैंड, वो बंजर भूमि में बदल जाता था। लेकिन व्यवस्था थी, मजबूरी थी, तो इस व्यवस्था का नाम उस समय तिनकठिया व्यवस्था पड़ा था। तिनकठिया व्यवस्था क्यों नाम पड़ा? क्योंकि 1 बीघा में जनरली 20 कट्ठा होते हैं। ऐसे कट्ठा और बीघा ये जमीन के स्टैंडर्ड माप नहीं है, वो हर जगह के अनुसार वो वैरी करते हैं। डिसमिल, एकड़, हेक्टेयर, ये सब जमीन के स्टैंडर्ड माप होते हैं। लेकिन इसका नाम जो है उस समय बोलचाल की भाषा में इसको तिनकठिया कहते थे, कि हर 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, और उस 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर उनको नील उपजा करके और अंग्रेजों को लगान के रूप में सौंपना पड़ता था। तभी इतिहास ने एक मोड़ ली एंड जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। जर्मनी ने हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो का आविष्कार कर लिया था। तो जब सिंथेटिक इंडिगो का आविष्कार हुआ तो
1 लीटर केमिकल से जब हजारों लीटर नील बनने लगे तो अंग्रेजों की जो मोनोपोली थी, एकाधिकार, वो इंटरनेशनल मार्केट में डाउन हो गई, उनका वर्चस्व समाप्त हो गया। अब वो क्या कहने लगे किसानों से कि हम लोगों को नील के बदले अब नगद दो। अब अंग्रेज क्या कहने लगे कि हम लोगों को नील के बदले नगद चाहिए, और जो तुम लोग 3 कट्ठा पर नील उपजा करके जो देते थे, उससे जितना हम लोगों को बेनिफिट होता था उसका कंपनसेशन, मुआवजा चाहिए। वो किसान कहाँ से दे पाते? फिर भी कुछ जो इमोशनल टाइप के किसान थे उन्होंने इस पर साइन कर दी। उन लोगों को लगा कि जब ये अंग्रेज यहाँ से जाएंगे तो हमारी जमीन लेकर तो नहीं जाएंगे, लेकिन तब तक तो हम लोगों की सारी जमीन बंजर हो जाएगी। सो मेनी पीजेंट साइंड विलिंगली, दोज हु रजिस्टर्ड एंगेज्ड लॉयर्स, जिन लोगों ने विरोध किया वो न्यायालय की शरण में चले गए। एंड द लैंडलॉर्ड्स हायर ठग, और जो जमींदार थे उन लोगों ने ठग नियुक्त कर लिया। तो ठग केवल ठगते नहीं थे, बाय एनी हुक और क्रुक, चाहे वह तरीका सही हो या गलत, साम दाम दंड भेद, चारों नीतियों को अपनाते थे। कुछ को बहला फुसला करके, कुछ को जबरदस्ती, कुछ को धोखे से साइन करवाना शुरू कर दिए थे। तो एक तरफ से किसानों का जो असंतोष था दैट वाज एट द ऑप्टिमम, एकदम चरम सीमा पर पहुंचा हुआ था, और दूसरी ओर से जो है लैंडलॉर्ड्स का जो अत्याचार था वो भी बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंचा हुआ था। तो देखिए, हम लोग जानते हैं नेचर का रूल है कि एक्सट्रीमिटीज ऑलवेज मीट विथ ईच अदर। दो चरम सीमाएं सदैव एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती। यही वो ट्रांजैक्शनल पीरियड था जब महात्मा गांधी ने चंपारण के पवित्र भूमि पर कदम रखा। अब देखें यहां से महात्मा गांधी चंपारण कैसे पहुंचते हैं। तो चंपारण का एक अशिक्षित किसान था जिसका नाम राजकुमार शुक्ला था। ए इलिटरेट था, इलिटरेट, पुअर बट रिजोल्यूट, दृढ़ निश्चयी था। जो मन में ठान लेता था उसे बिना पूरा किए हुए वो नहीं रहता था। ये केवल राजकुमार शुक्ला की प्रॉब्लम नहीं थी, ये पूरे चंपारण की प्रॉब्लम थी। राजकुमार शुक्ला बिहार के तत्कालीन जितने भी लॉयर्स और लीडर थे, राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक, इस सबका दरवाजा खटखटा चुका था, लेकिन उसे कहीं से न्याय नहीं मिला। किसी ने उसे कह दिया कि दिसंबर 1916 ईस्वी में कांग्रेस का लखनऊ में अधिवेशन हो रहा था और उसमें कोई महात्मा नाम के व्यक्ति आ रहे हैं। अगर तुम उनसे अपने प्रॉब्लम के बारे में, अपने जिले की समस्या के बारे में कहोगे तो हो सकता है कि वो तुम्हारा समाधान करे। और राजकुमार शुक्ला कसम खा करके निकल पड़ता है चंपारण से कि इस बार मैं चंपारण लौटूंगा
तो गांधी जी के साथ ही लौटूंगा। और उसी राजकुमार हम लोग देखेंगे इस लेसन में कि कितना जबरदस्त संघर्ष करना पड़ा है राजकुमार शुक्ला को गांधी जी को चंपारण लाने में, और कैसे गांधी जी उस अशिक्षित किसान राजकुमार शुक्ला के आग्रह पर चंपारण जाते हैं। पहले तो स्वयं वो उलझ जाते हैं, प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, लेकिन अंततः कैसे चंपारण के किसानों की दुर्दशा को मिटाते हैं और सदा सदा के लिए नील की खेती को वहाँ से समाप्त करवाते हैं। इसी पूरी घटना का वर्णन है। तो चूंकि हम लोगों ने क्या देखा कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड द एंटायर लेसन revolves around indigo. That's why the title Indigo is quite apt, logical and justified. चूंकि शुरू से लेकर अंत तक यह पूरी जो स्टोरी है दैट रिवॉल्व्स अराउंड इंडिगो, नील के इर्द गिर्द ही घूमती है, इसलिए ही इसका जो टाइटल रखा गया इंडिगो, दैट इज क्वाइट एप्रोप्रिएट, उचित है, लॉजिकल तर्क संगत है, एंड जस्टिफाइड मतलब बिल्कुल न्यायोचित है। अब हम लोग देखें अबाउट द ऑथर, थोड़ा सा ऑथर के बारे में हम लोग देखें। सबसे पहले इट इज ए बायोग्राफी। ये जो लेसन है वो एक बायोग्राफी है जिसको लुइस फिशर ने लिखा है, और इट इज ए बायोग्राफी written by लुइस फिशर। लुइस फिशर ने गांधी जी के जिंदगी पर जो बुक लिखा उस बुक का नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। इट इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के जीवन के ऊपर जो लुइस फिशर ने बुक लिखी उस बुक का नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, और उसी बुक का एक हिस्सा है इंडिगो, जिसमें गांधी जी के जिंदगी के केवल एक घटना का वर्णन है कि किस प्रकार से गांधी जी ने चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा को मिटाया है। लुइस फिशर का जन्म 1896 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया प्रांत में हुई थी। ए ब्रिटिश आर्मी में वॉलेंटियर के रूप में, स्वयंसेवी के रूप में 1918 और 20 के बीच 1918 और 1920 के बीच ब्रिटिश आर्मी में लुइस फिशर वॉलेंटियर के रूप में काम किए। वॉलेंटियर मीन्स स्वयंसेवी। इस दौरान भारत में 13 अप्रैल 1990 को 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें निहत्थे लोगों पर जनरल ओडायर ने गोली चलाई थी और जिसका रिवेंज उधम सिंह ने इंग्लैंड में जाकर के जनरल ओडायर को मार करके लिया था। तो उस समय लुइस फिशर जो है वो ब्रिटिश आर्मी में वॉलेंटियर के रूप में काम करता था। लुइस अपना कैरियर जर्नलिस्ट के रूप में एडॉप्ट किया और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में लुइस फिशर
फैकल्टी मेंबर, प्रोफेसर भी रह चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए, जहाँ से घटना की शुरुआत हो रही है, ये घटना है 1917 की, 1917 की। अब इससे पहले थोड़ा सा हम लोग भारतीय राजनीति के मोड़ को देखते हैं। ब्रीफली मैं आपको भारतीय राजनीति में उस समय तेजी से बदलते हुए घटनाक्रम, और ये शुरुआत होती है दिसंबर 1916 तक का, मैं ब्रीफ हिस्ट्री आपको बताता हूं। 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। 1905 में बंगाल का डिवीजन हो गया था 2 हिस्सों में। 1906 में ढाका में बकासुल्क मुल्क की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का सूरत में अधिवेशन हुआ, जिसमें कांग्रेस 2 हिस्सों में बट गई थी। आज के जो अधिवेशन होते हैं उसको भी शर्मसार करने वाला वो अधिवेशन था, जिसमें कांग्रेस 2 हिस्सों में बट गई थी, गरम दल और नरम दल। क्योंकि कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे थे जिनका मानना था कि अंग्रेज बहुत ही न्यायप्रिय हैं और हम लोगों को वो न्याय दे देंगे, जबकि कुछ लोग उग्र स्वभाव के थे और उनका मानना था कि आज़ादी भीख मांगने से नहीं मिलेगी और उसके लिए हम लोगों को खून की होली खेलनी होगी। तो गरम दल में जो है मुख्यतः LBP, जिसको लाल बाल पाल कहते थे, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, और नरम दल में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, ऐसे लोग थे। अब देखिए गांधी जी का थोड़ा सा ब्रीफ इधर जो है 1907। अब ये जहाँ से दिसंबर 1916 से ये शुरू होगी, यहाँ पर कांग्रेस का लखनऊ में अधिवेशन हो रहा था। अब यहाँ पर जो ये कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन था वो ऐतिहासिक अधिवेशन था, जिसमें भाग लेने के लिए गांधी जी लखनऊ गए थे। क्योंकि जब ये कांग्रेस 1907 में गरम दल और नरम दल में बटी, तो ये 9 वर्षों के दौरान इन लोगों को अपना लिमिटेशन पता चल गया कि हम लोग अलग रह कर के देश को आज़ाद नहीं करवा सकते। और एक गरम दल और नरम दल यहाँ आकर के मिल गए थे। पीछे से मुस्लिम लीग भी बोला कि मैं कांग्रेस के साथ मिलकर ही देश को आज़ाद करवाऊंगा, और इसी ऐतिहासिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए गांधी जी लखनऊ गए थे, और वहीं से उन पर की मुलाकात राजकुमार शुक्ला से होती। इससे पहले गांधी जी चंपारण का नाम तक नहीं सुने थे। गांधी जी अपने पढ़ाई पूरा करने के बाद वो बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए चले गए थे इंग्लैंड। जब वहाँ से लौटे तो गुजरात में वो प्रैक्टिस शुरू किए वकालत की, और एक पारसी व्यापारी के मुकदमे के सिलसिले में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका चले गए, जहाँ पर जबरदस्त रंग भेद की नीति चल रही थी, और बहुत दिनों तक गांधी जी ने वहाँ पर नस्लीय जो है भेदभाव को मिटाने के लिए संघर्ष किया। उस समय भारतीय राजनीति के 2 सितारे थे, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राजनीति में
यही दो सितारे छाए हुए थे। तो अपनी सभाओं में, हर सभाओं में गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी की जबरदस्त तारीफ किया करते थे कि एक भारतीय युवक है, उस समय गांधी जी यंग थे, जो दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों को नाको चने चना चबवा दिया है, वह भारत लौट रहा है और उसका व्यक्तित्व जादुई है, करिश्माई है। इसलिए जब गांधी जी 10-11 जनवरी 1914 को साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से इंडिया लौटते हैं। उस समय 14 से 18 प्रथम विश्व युद्ध चल रही थी। तो जब गांधी जी लौटे तो उनकी सभाओं में भीड़ होने लगी, क्योंकि उस जमाने में उतने बड़े नेता अपनी हर सभाओं में जमकर गांधी जी की तारीफ करते थे। इसलिए गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। अब यहां पर हम लोग देखेंगे दिसंबर 1916 में कैसे राजकुमार शुक्ला जो है वो आता है लखनऊ और गांधी जी से मिलकर और अपने जिले आने का आग्रह करता है। शुरू में गांधी जी टाल मटोल की नीति अपनाते हैं, लेकिन फाइनली राजकुमार शुक्ला के आग्रह के सामने गांधी जी को समर्पण करना पड़ता है और उसके आग्रह पर गांधी जी वहां पहुंचते हैं और किस प्रकार से नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा को मिटाते हैं, उनको एक सम्मानजनक अधिकार दिलाते हैं, उसी घटना का वर्णन है इस इंडिगो में। अब हम लोग इसको लाइन बाय लाइन जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ेंगे विथ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। लेट अस स्टार्ट। When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. अब यहां पर वर्ड आया urge the departure, urge द डिपार्चर, एक साथ मीनिंग है इसका। अर्ज द डिपार्चर का मतलब टू आस्क द ब्रिटिशर्स टू क्विट इंडिया, अंग्रेजों से भारत छोड़ने के लिए कहना। अर्ज द डिपार्चर मतलब टू आस्क द ब्रिटिशर्स टू क्विट इंडिया। दो बार उस लाइन में देखिए आई का प्रयोग हुआ है। पहला आई किसके लिए आया, तो फर्स्ट बार आई आया है वहां पर लुईस फिशर के लिए और सेकंड बार गांधी जी के लिए। लुईस फिशर कहता है कि जब मैं पहली बार गांधी जी से 1942 ईस्वी में उनके आश्रम सेवाग्राम, जो कि मध्य भारत में स्थित है, मिला था, तब गांधी जी ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे आज से वर्षों पहले ही मैंने अंग्रेजों से भारत छोड़ने के लिए कह दिया था। कब? 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में जब गांधी जी कहाँ गए थे? चंपारण, ऑन द प्ली ऑफ एन इलिटरेट पीजेंट राजकुमार शुक्ला। 1942 भारतीय इतिहास में क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इसको अगस्त
क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। 8 अगस्त 1942 को मुंबई का तत्कालीन ग्वालिया टैंक मैदान, जिसे आज हम लोग छत्रपति शिवाजी स्टेडियम के नाम से जानते हैं, वहीं से गांधी जी ने पहली बार डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया था। हालांकि 9 अगस्त को ही वो गिरफ्तार हो गए थे, तो और ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन चला था। तो गांधी जी से जब पहली बार लुईस फिशर 1942 ईस्वी में उनके आश्रम सेवाग्राम में मिला था, तो गांधी जी ने कहा लुईस फिशर से कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि आज से वर्षों पहले, मतलब 25 वर्ष पहले हो गया ही, मैंने अंग्रेजों को पहली बार भारत छोड़ने के लिए कह चुका था। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस लाइन से, इस पैराग्राफ से, कि when did Gandhi urge the departure of the British and from where? गांधी जी ने कब अंग्रेजों से पहली बार भारत छोड़ने के लिए कहा था और कहां से? तो गांधी अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन 1917 when he went चंपारण on the plea of an illiterate peasant राजकुमार शुक्ला। अब हम लोग सेकंड पैराग्राफ में देखें, he had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in लखनऊ। गांधी जी दिसंबर 1916 ईस्वी में कहां पर गए थे? लखनऊ में। क्यों? टू पार्टिसिपेट इन द एनुअल कॉन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए गांधी जी दिसंबर 1916 में लखनऊ गए थे। There were 2301 delegates and many visitors। उस कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस के 2301 प्रतिनिधि और बहुत सारे आगंतुक आए हुए थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग गांधी रिकाउंटेड, ए peasant came up to me looking like any other peasant in India, poor and emaciated, and said, I am Rajkumar Shukla. I am from Champaran and I want you to come to my district. Gandhi had never heard of the place. It was in the foothills of the towering Himalayas near the किंगडम ऑफ नेपाल। जब कांग्रेस की कार्यवाही चल रही थी तो गांधी जी याद करते हैं कि एक अति दुर्बल किसान, जो देखने में दूसरे भारतीय किसानों की तरह ही लग रहा था, वो आया और बिना किसी भूमिका के स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता है कि मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है, मैं चंपारण का रहने वाला हूं और मैं
आपको अपने जिले में ले जाने के लिए आया हूं। गांधी जी इससे पहले चंपारण का नाम तक नहीं सुने थे। चंपारण हिमालय की तराई में बिल्कुल नेपाल से सटा हुआ जगह है और यही चंपारण गांधी जी को भारत में नेशनल हीरो बनाता है। उनको एक साइलेंट सोशल वर्कर से एक वोकल फ्रीडम फाइटर के रूप में अगर किसी ने पहचान दिलाई तो यही चंपारण ही थी। और उस समय गांधी जी चंपारण का नाम तक नहीं जानते थे। तो अब यहां पर देखें हम लोग कि व्हेन डिड गांधी गो टू लखनऊ एंड व्हाई। गांधी जी लखनऊ कब गए थे और क्यों। व्हेन डिड गांधी गो टू लखनऊ एंड व्हाई। तो गांधी जी had gone to Lucknow in December 1916 to participate in the annual convention of the Indian National Congress Party। इसी क्वेश्चन में who met with him there and why। उनसे वहां कौन मिला और क्यों। तो राजकुमार शुक्ला मेट विथ हिम इन लखनऊ टू इनवाइट हिम टू चंपारण टू सी द इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले जो है घटनाक्रम को देखेंगे। थैंक्स।